हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जाओ चाहे सब कुछ जिंदगी में, हार जाओ चाहे सब कुछ जिंदगी में, मगर फिर से जीत की उम्मीद जिंदा रख, मगर फिर से जीत की उम्मीद जिंदा रख। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार HBR स्टडी पॉइंट में। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि आज जो हम क्लास 12 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं वो सीधे के सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आज की क्लास को कोई भी मिस मत करना और बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दी क्लास। तो क्वेश्चन नंबर अपना 12 नंबर का क्वेश्चन किया, 11 नंबर तक के क्वेश्चंस को हम सॉल्व पिछली क्लासों में कर चुके हैं। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर देखना है 12। क्या दिया है क्वेश्चन में? सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, मतलब एक समुच्चय ए दिया है हमें, क्या है वो समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। तो हमें समुच्चय क्या दिया हुआ है? हल बराबर क्या है दिया है, क्या दिया है? एक समुच्चय ए, वो क्या है? समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। इसके बाद और क्वेश्चन में क्या दिया है कि समुच्चय ए में r बराबर क्या है? T1 T2 इस प्रकार है कि T1 T2 के समरूप है। यानी समुच्चय ए में एक संबंध r दिया है और उसमें क्या है जो T1 है वो T2 के क्या है? समरूप है। तो संबंध r क्या दिया हमारे लिए? संबंध r बराबर दिया है, r बराबर T1 T2 इस प्रकार है कि T1 क्या है? समरूप है किसके? T2। ये किसका साइन होता है? समरूप का, या फिर ऐसे क्या लिख दूं? T1 T2 के समरूप है, समरूप है। ये संबंध r दिया हुआ है। इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे? दोबारा परिभाषित संबंध r क्या है? तुल्यता संबंध है। यानी हमें समुच्चय ए में जो संबंध r बराबर दिया है इसे हमें क्या सिद्ध करना है कि जो r है वो क्या है? एक तुल्यता संबंध है। तो इसके पहले वाली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि तुल्यता संबंध कैसे होता है। अगर किसी संबंध r को हम स्वतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध कर देते हैं तो वही संबंध क्या कहलाता है? अपना तुल्यता संबंध कहलाता है। तो सबसे पहले संबंध r को हमें क्या करना पड़ेगा? तुल्यता सिद्ध। यानी हम क्या करेंगे? स्वतुल्य के लिए, क्योंकि तुल्यता संबंध तभी होगा जब हम तीनों संबंध क्या कर देंगे? सिद्ध करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए। तो स्वतुल्य संबंध में क्या होगा कि एक अवयव लिया हमने ए, वो बिलोंग्स टू कहाँ से लेंगे? जो समुच्चय में दिया था ए, वो क्या है? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यानी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर कब होना चाहिए? मतलब अगर स्वयं का स्वयं से संबंध है तभी वो क्या कहलाता है? स्वतुल्य संबंध। तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर कब होगा? इसका मतलब क्या है कि जो T1 त्रिभुज है वह क्या है? T1 के समरूप है। ऐसे या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि कोई भी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, स्वयं के समरूप होता है। अगर कोई भी त्रिभुज अगर स्वयं के समरूप है, अतः हम बोल सकते हैं अतः r संबंध क्या है? स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद देखो स्वतुल्य सिद्ध कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? सममित के लिए, सममित के लिए, सममित के लिए, सममित के लिए क्या हुआ? सममित के लिए हमने दो अवयव लिए, ए कॉमा बी लिए, क्या बिलोंग्स टू करेंगे कहाँ से? ए समुच्चय से, और ये
क्या करेंगे अब हम यहाँ से, तो ए कोमा बी, यानी अगर ए का संबंध बी से हो तो बी का संबंध ए से होना चाहिए। तो यही का हम वही देखेंगे, ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्या होगा आर, और ये कब होगा जब टी वन त्रिभुज टी2 के क्या है के समरूप है, ये हमें दिया है, तब टी2 त्रिभुज क्या होगा टी1 के भी समरूप होगा, समरूप है। अगर टी1 टी2 के समरूप है तो क्या है टी2 टी1 के भी क्या होगा समरूप होगा। अगर ऐसा होता है इसका मतलब क्या है बी कोमा ए भी बिलोंग्स टू आर, और अगर बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होता है यानी कि अतः आर क्या है, अतः आर सममित संबंध है, सममित संबंध है। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं हम किसकी, अपना स्वतंत्र हो गया, सम्मित हो गया, अब बात करेंगे किसकी, संक्रामक की, यानी संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमने तीन अगर लिए ए कोमा बी कोमा सी, ये बिलोंग्स टू कहाँ से लेंगे समुच्चय ए से। अब यहाँ से हमने क्या किया, ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए आर में, ये कब होगा जब टी1 टी2 के समरूप है, टी1 टी2 के क्या है समरूप है, क्वेश्चन नंबर 1। फिर हम क्या बोलेंगे, और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर कब होगा जब टी2 टी3 के समरूप है, तब हम क्या कह सकते हैं, अगर टी1 टी2 के समरूप है और टी2 किसके टी3 के समरूप, तो क्या टी1 टी3 के भी तो क्या होगा समरूप होगा, नहीं तब हम क्या कह सकते हैं, तब टी1 टी3 के समरूप होगा। अतः क्या हो जाएगा ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी अगर ए का संबंध बी से हो और बी का संबंध किससे सी से है, तब अगर ए का संबंध सी से बिलोंग करता है आर में, तब क्या बोल सकते हैं हम, अतः आर संक्रामक संबंध है, अतः आर क्या है संक्रामक संबंध है। तो देखो हमें सिद्ध क्या करना था आर को, कि आर क्या है तुल्यता संबंध है। तो अब तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए क्या है, पहले हमें उस आर संबंध को स्वतुल्य सिद्ध करना था और सम्मित करना था और संक्रामक करना था, तीनों हमने कर दिया है। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः आर एक तुल्यता संबंध है, अतः आर क्या है तुल्यता संबंध है। इतनी बात क्लियर। अब देखो इसमें देखो जी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है आगे कि आर क्या है तुल्यता संबंध, क्या भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज, और टी1 है वो भुजाओं 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज टी2, और भुजाओं 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज टी3 पर विचार कीजिए, और मैं बताना है टी1 टी2 टी3 में से कौन से संबंधित हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यही बताएगा, कहा था कि आर क्या है तुल्यता संबंध, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन जुड़ा है तो उसे देखते हैं। देखो एक त्रिभुज की भुजाएं क्या थी 3 4 5, समकोण त्रिभुज है कौन सा है टी1, टी1 कौन सा है अपना समकोण त्रिभुज 3 4 5 टी1 है। टी2 क्या है, टी2 की भुजाएं क्या 5 12 13, टी2 की भुजाएं कितनी है, टी2 की भुजाएं हैं 5 12 और 13, और एक और क्या है टी3 की भुजा क्या है 6 8 10, कितनी है 6 8, ऐसा करो इसको यहाँ पर बना लो, ये 6 8 और 10, ये क्या है अपना, ये टी3 है और ये क्या है टी2 है। अब बोलेंगे तीनों में से कौन आपस में संबंधित
बात करें यहाँ पे क्या था, T1 T2 के आपस में समरूपता क्या होगी, इनके अनुसंगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, बराबर हो सकते हैं। यानी अगर हम पहले चेक करें T1 और T2 में, T1 और T2 में, तो T1 कहाँ है ये, और T1 और T2, तो 5/12, 5 बटे कितना होगा 13, और 3/5, और क्या है 4/12। क्या ये बराबर आ रहा है, क्या अनुपात बराबर है, नहीं। अगर अनुपात बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है, T1 T2 के संबंधित, T1 T2 से क्या है संबंधित नहीं है। अब हम क्या करेंगे, T1 को T3 से देखेंगे, तो T1 कितने हैं 5, और इसका कर्ण कितना है 10, तो कितना है 5/10, और क्या है आधा कितने, सॉरी लंब कितना है 3, और इसका कितना है 6, 3/6, और यहाँ कितना है 4, और यहाँ कितना 8, 4/8। जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2, इसे सॉल्व करेंगे तो भी क्या आएगा 1/2, इसे सॉल्व किया तो भी क्या आएगा 1/2। तो इन तीनों के जो अनुपात आ रहा है वो क्या है, बराबर है। अगर इन तीनों के अनुपात बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि T1 क्या है समरूप है किसके, T3 के, ऐसा बोल सकते हैं। अब जब हम इनको देखेंगे तो 13/10, 5/6, और कितना है 12/8, तो इनके भी अनुपात क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो हमने जब चेक किया तो हमने क्या पाया अंत में, कि जो T1 है क्या है, T1 त्रिभुज है वो क्या है T3 त्रिभुज के क्या है समरूप है। और यही हमसे पूछा था कि T1 T2 और T3 में कौन सी आपस में संबंधित हैं। इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और कृपया करके नोट से जरूर बनाइएगा, क्योंकि अंतिम टाइम पर जब हमारे बोर्ड एग्जाम नज़दीक होंगे तो रिवीजन के लिए जरूरत पड़ेगी। तो नोट्स को अच्छे से तैयार करें। उम्मीद करते हैं सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिएगा एक बार सभी क्वेश्चन को पढ़ो, तब तक हम सीरीज करें। चलो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में R बराबर संबंध दिया है कि P1 P2 इस प्रकार है, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है, और इसे हमें क्या करना है, प्रकार से परिभाषित संबंध आदि क्या तुल्यता संबंध है। सेम वही क्वेश्चन है। अभी इसमें क्या है, त्रिभुजों का समुच्चय था, अभी क्या बहुभुजों का समुच्चय, इसका है बहुभुजों का समुच्चय। तो सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हल बराबर हमें क्या दिया हुआ है, दिया है क्या दिया है हमारे लिए, ए बराबर समुच्चय दिया है समस्त बहुभुजों का समुच्चय। ये इस पर R बराबर संबंध क्या दिया हमारे लिए, P1 P2 इस प्रकार है, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ये क्या है, संबंध R बराबर हमें दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है जो संबंध R है वो क्या है, तुल्यता संबंध है। तो फिर से वही बात कि हमें अगर तुल्यता सिद्ध करना है तो हमें उस संबंध R को क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि वह स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य की बात क्या होगा, अपना समित संबंध और संक्रामक संबंध है। अगर ये तीनों संबंध R होता है तो वही संबंध हमारा क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य के लिए, इसके लिए स्वतुल्य के
लिए स्वतुल्य के लिए क्या होगा, हमने एक अवयव ले लिया कहाँ से, मतलब एक कोई हमने बहुभुज लिया तो वो कहाँ से लिया, समुच्चय ए से, और ए कॉमा यानी देखो स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है, स्वयं का स्वयं से संबंध, यानी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर कब होगा, जब P1 तथा P2 की क्या दिया होगा, P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, P1 और P1 की भुजाओं की संख्या समान है, की भुजाओं की संख्या समान है, या ऐसे लोग, या ऐसे बोलो प्रत्येक बहुभुज की स्वयं की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, अतः आर क्या होगा, आर स्वतुल्य संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध है। अब सममित की बात करें तो सममित में क्या होगा, सममित के लिए क्या होगा, इसमें हमने दो अवयव लेंगे, ए कॉमा बी और बिलोंग्स टू कौन से लेंगे, समुच्चय ए से। अच्छा ए कॉमा बी इस प्रकार है, या चलो ठीक है, कोई देखें ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कौन होगा, आर में, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तब क्या इसका उल्टा नहीं हुआ, P1 और P2 की संख्या भुजाओं की संख्या क्या बराबर है, तो क्या होगा, तब P2 और P1 की भुजाओं की संख्या समान होगी, इसका मतलब क्या है, बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू करेगा आर में, यानी अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर करता है और तब बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर करता है, इसका मतलब क्या है, अतः आर क्या है, अतः आर सममित संबंध है, अतः आर क्या है, सममित संबंध है, इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद बात आती है किसकी, संक्रामक की, किसकी बात करते हैं हम, संक्रामक की। तो संक्रामक में देखो क्या करेंगे हम, संक्रामक के लिए, किसके लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या करेंगे हम, तीन अवयव लेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए, तो मतलब क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर कब करेगा, जब P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, इसके बाद और क्या होगा, B कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, P2 और P3 में भुजाओं की संख्या समान है, तब क्या होगा, अगर P1 में भुजाओं की संख्या और P2 में भुजाओं की संख्या बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, और P2 और P3 में भुजाओं की संख्या बराबर है, तो क्या है, P1 और P3 में भी क्या होगी, त्रिभुज जिसकी संख्या भुजाओं की संख्या क्या होगी, समान होगी, यानी तब P1 व P3 में भी भुजाओं की संख्या समान होगी, इसका मतलब क्या होगा, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होता है, यानी अतः
आर संक्रामक संबंध है, अतः आर संक्रामक संबंध है। इतनी बात क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, आर को स्वतुल्य सिद्ध किया, समेत सिद्ध किया और क्या किया, संक्रामक सिद्ध किया। अगर हम आर संबंध को स्वतुल्य, समेत और संक्रामक सिद्ध कर देते हैं, अर्थात आर क्या होगा, अर्थात आर एक तुल्यता संबंध है। चलो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा लगता है जो समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया करके वीडियो को दोबारा से देखिएगा, और अगर फिर भी लगता है कि कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, तो उसका निवारण हम जरूर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा अपना, क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज इस वीडियो में अपनी प्रश्नावली जो वर्गफल है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उस लेक्चर में हम बताएंगे फलन क्या होता है और फलन के प्रकार क्या होते हैं। तो अगली जो क्लास आएगी उसको कोई भी मिस मत करना। ठीक है, चलो देखते हैं अपना आज का अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, मान लीजिए कि तल पर लिखा हुआ, मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्च L है। मतलब क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया है, समुच्च L दिया है, और L क्या है, समस्त रेखाओं कहाँ पर दिया, समस्त रेखाओं का समुच्च। और आगे क्या कह रहा है, मैं और L में R बराबर संबंध, L में क्या है, R बराबर एक संबंध दिया है। संबंध क्या है, L1 L2 इस प्रकार है, L1 समांतर है L2 के, इस प्रकार मुझे संबंध क्या है, R दिया हुआ है। दोबारा परिभाषित संबंध R है। अगर R जी क्या है, तुम्हारा संबंध है, सिद्ध करो R एक तुल्यता संबंध है। क्या है, R एक तुल्यता संबंध है। तो इसमें भी मैं वही कहा कि इसे क्या सिद्ध करना है, R को तुल्यता संबंध। तो फिर से हम वही कोशिश करेंगे कि सबसे पहले R को हम स्वतुल्य सिद्ध करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, समय सिद्ध करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, हम संक्रामक संबंध सिद्ध करेंगे। बढ़ते आगे और करते हैं सबसे पहले स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे, हमने लिया L1 बिलोंग्स टू कहाँ से लिया हमने, L से। इसका मतलब क्या है, L1 बिलोंग्स टू करना चाहिए कहाँ, R1। यानी कि इसका मतलब क्या है, कोई यहाँ पर क्या होगा, तो कोई भी रेखा हमेशा स्वयं के समांतर होती है। इसका मतलब क्या है, L1 समांतर है इसके L1 की, यानी अतः R क्या है, स्वतुल्य संबंध है, अतः R स्वतुल्य संबंध है, अतः R क्या है, स्वतुल्य संबंध है। अब इसकी बात करते हैं किसके लिए, सममित के लिए, सममित संबंध के लिए। इसमें क्या करेंगे, हम दो रेखाएं लेंगे, एक लिए हमने L1 और एक क्या लिया हमने L2। ये हम कहाँ से लेंगे, बिलोंग्स टू, समझ क्या है L।
इसमें क्या होगा, सबसे पहले L1 क्या होगा, L2 के L1, L2 बिलोंग्स टू R, यानी क्या है, L1 क्या है, समांतर है L2 के, यानी क्या है, L1 समांतर है L2 के। तब L2 भी क्या होगा, समांतर होगा किसके, L1 के। तब L2 भी क्या होगा, समांतर होगा L1 के। या इसको तो हिंदी में भी लिख सकते हैं कि L1 समांतर है L2 के, तब L2 समांतर होगा किसके, L1 के। इस तरीके से क्या होगा, L2, L1 भी बिलोंग करेगा किसमें, R में, यानी अतः R क्या होगा, सममित, अतः R सममित संबंध है, अतः R सममित संबंध है। इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद बात आती है अपनी लास्ट एंड थर्ड, क्या है, संक्रामक, संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम तीन रेखाएं लेंगे। पहले हमें L1, L2, L3 ये बिलोंग करेंगे कहाँ से, L से। चूँकि L1, L2 बिलोंग्स टू R, कब, जब L1 क्या होगा, जब L1 समांतर होगा L2 के। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या होगा यहाँ से कि L2, L3 भी बिलोंग करेगा इसमें R में, कब करेगा, जब L2 समांतर होगा L3 के। क्वेश्चन नंबर 2। तब क्या होगा, L1 भी समांतर होगा L3 के। अगर L1 समांतर है L3 के, अतः क्या होगा, अतः L1, L3 भी बिलोंग करेगा R में, यानी अतः R क्या है, संक्रामक, संक्रामक संबंध है। क्लियर। अगर देखो R स्वतुल्य संबंध है, सममित संबंध है और संक्रामक संबंध है, यानी अतः R क्या है, एक तुल्यता संबंध है। अतः R एक तुल्यता संबंध है। इतनी बात क्लियर है। चलो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है, यानी कि L1 रेखा L1 के समांतर होगी। अगर L1 रेखा L2 के समांतर है तो L2 रेखा L1 के भी समांतर होगी, तो क्या हो जाएगा अपना सममित। अगर L1 रेखा L2 के समांतर है और L2 रेखा L3 के समांतर है तो L1 रेखा किसके समांतर होगी, L3 के समांतर होगी। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होता है, वो संबंध क्या कहलाता है, संक्रामक संबंध। तो अगर R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध हो जाते हैं, अतः R एक क्या होगा, तुल्यता संबंध भी होगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, इसके लिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर इसलिए थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है वो क्या है अपना, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में R बराबर संबंध क्या है, एक हमें समुच्चय दिया, मान लो समुच्चय को क्या है 15वां। एक MCQ क्वेश्चन है NCERT से, जो ऑप्शन है वो यहाँ पर स्पेस ना जगह ना होने के कारण नहीं लिखे हैं, ठीक है, आप बुक में देख लेना। एक समुच्चय दिया है, वो समुच्चय हमें पता नहीं है, ये लिखा क्या है 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। इसके बाद इसमें हमें संबंधित R दिया होता है, वो क्या है 1 2 1 2 और क्या है 2 2 और क्या है 1 1 और क्या है 4 4 और क्या है 1 3 और क्या है 3 3
3,3 और क्या है 3,2 इस तरीके से ये संबंध आर में दिया हुआ है। तो द्वारा परिभाषित संबंध आर मतलब आर बताना है आर कौन सा संबंध है और कौन सा संबंध नहीं है। यहाँ से तो आर को हम पहले देखेंगे स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, स्वतुल्य के लिए होना चाहिए स्वयं का संबंध स्वयं से, यानी एक का संबंध एक से होना चाहिए है, दो का संबंध दो से होना चाहिए है, तीन का संबंध तीन से होना चाहिए है और चार का संबंध चार से होना चाहिए, यानी स्वयं का स्वयं से संबंध है। अतः हम बोल सकते हैं जो आर है वो क्या है स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद हम बात करें सम्मित के लिए। सम्मित के लिए जैसे ही हमने यहाँ पर एक अगर लिया मान लो 1,2 बिलोंग्स टू आर, क्या 1,2 इसमें बिलोंग कर रहा है, हाँ। तो अब क्या 2,1 यानी कि ए का संबंध बी से, तो क्या बी का संबंध ए से है और वो बिलोंग कर रहा है, क्या 2,1 इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं, यानी कि 1,2 बिलोंग्स टू आर है लेकिन 2,1 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि आर जो है वो सम्मित संबंध नहीं है। इसके बाद बात करें किसकी, संक्रामक की। तो संक्रामक कहाँ है, संक्रामक के लिए हमने जैसे लिया 1,3 हमने क्या लिया 1,3 ये कहाँ है बिलोंग्स टू आर। अब 3 से स्टार्ट होने वाला है कहाँ है ये 3,2 ये तो हम ले चुके हैं स्वतंत्र में, ये कितना है 3,2 यानी 3,2 भी बिलोंग्स टू कहाँ है आर, यानी ए का संबंध बी से बिलोंग्स टू आर, बी का संबंध सी से बिलोंग्स टू आर। तब क्या एक का संबंध दो से यानी ए का संबंध सी से बिलोंग्स टू आर है, आर है क्या 1,2 बिलोंग्स टू आर। देखो 1,3 और 3,2 और क्या होना चाहिए 1,2 तो 1,2 भी यहाँ प्रेजेंट है, यानी ए का संबंध बी से और बी का संबंध सी से है। तब क्या ए का संबंध सी से है, तो हाँ ए का संबंध सी से है और बिलोंग कहाँ कर रहा है आर में बिलोंग कर रहा है, अतः आर जो है वो क्या है अपना संक्रामक संबंध ही है। तो हम कह सकते हैं कि आर क्या है स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो ऑप्शन में देखना, ऑप्शन में जाओ स्वतुल्य है और संक्रामक है परंतु सम्मित नहीं, उसी पर टिक कर देना, ठीक है। अब इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर जो क्वेश्चन है ये विकल्प का क्वेश्चन है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, ये हर बार पेपर में आता है, हर बार मतलब अगर यूपी बोर्ड के जितने भी सेट बनेंगे उन सेट में से किसी न किसी एक सेट में उसे आना ही आना है, ये तो श्योर होता है। देखो इसमें क्या है समुच्चय n में, n मतलब नेचुरल नंबर, समुच्चय क्या है तुम्हारे पास n में, तो क्या है r बराबर संबंध क्या दिया है a, b बिलोंग्स टू r, सॉरी a, b इस प्रकार है, a, b इस प्रकार है कि a बराबर है b माइनस 2k, a बराबर है b माइनस 2k, और जहाँ b की वैल्यू किससे ज़्यादा लेनी है हमें 6 से ज़्यादा लेनी है। द्वारा प्रदत्त संबंध r है और हमें चार ऑप्शन दिए हैं, क्या है 2,4 बिलोंग्स टू r, सेकंड क्या है हमारे पास 3,8 बिलोंग्स टू r, थर्ड ऑप्शन है 6,8 बिलोंग्स टू r, और क्या है फिर 8,7 बिलोंग्स टू r। अब तुम्हें बताना है कि जो अवयव है इनमें से कौन सा अवयव इस संबंध में बिलोंग करेगा। देखो इसमें क्या कहा है, जो b की वैल्यू है वो 6 से क्या है अधिक, तो b क्या होता है बाद वाला 6 से अधिक, तो देखो ये तो 4 छोटा है 6 से ये नहीं होगा, इसका पहला ऑप्शन तो है ही। अब इसके बाद बात तुमसे क्या करता है, चलो अब 6 से अधिक कौन है यहाँ पे, देखो 8 है 7 है, तो रख के देखो 8, यानी कि b की वैल्यू का तो a की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे देखो b की वैल्यू जो हम 8 रख के देखेंगे यहाँ पर, तो 8 माइनस 2 क्या निकलेगा 6, यानी a की वैल्यू क्या निकल गई 6, तो देखो 8 रखने पर क्या निकल गई 6, यहाँ तो 3 ये नहीं होगा, 8 रखने पर 6 यहाँ ये हो सकता है, वो क्या सकता है वो भाई, और यहाँ 7 रखने पर जब तुम जैसे ही 7 रखोगे तो 7 माइनस 2 और ये सॉल्व करने कितना है 5 होना चाहिए, तो ये तुम्हारा आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा C
C4 कटप्पा मेरे घर पर है। इतनी बात क्लियर। इसी के साथ अपने जो NCERT की प्रश्नावली 1.1 की उसका क्या होगा, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, यानी पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्या होगी अपनी समाप्त हो गई है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट पार्ट यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके उस क्लास में तुम्हें परिचय भी करवाएंगे कि फलन क्या होता है, फलन के प्रकार क्या होते हैं। तो आने वाले लेक्चर्स को कृपया देखते जाइएगा और कृपया करके जो जितने भी लेक्चर्स हमने संबंध फलन में लिए उन सभी को जरूर देखना। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है HKR स्टडी पॉइंट चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओ, वहाँ क्या क्लास 12 मैथमेटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे और जबरदस्त ढंग से अपनी पढ़ाई लिखाई आगे चल के करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।